हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं वेस्ट टू पावर या फिर वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी के बारे में। टॉपिक से ही, हेडलाइन से ही नाम हमें, जो टेक्नोलॉजी है, हमें जो तरीका हमें अपनाना है वो बिल्कुल साफ है कि हमें कूड़े कचड़े और कबाड़ से पावर या फिर एनर्जी जो है, कुल मिलाकर किसी भी प्रकार की वो एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, कुछ भी पावर जनरेशन जो है वो हमें करना है कूड़ा कचड़ा या कबाड़ से। लेकिन अब कूड़ा जो है, जो लिटर है, वो हर जगह फैलता ही फैलता है। ठीक है, किसी भी प्रोसेस के अंदर कूड़ा जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप बात करो दिल्ली के अंदर गाजीपुर लैंड साइड की, जिसकी इमेज में अक्सर आपको दिखाते रहता हूँ, गाजीपुर लैंडफिल साइड की, यहाँ पर कूड़े का बहुत बड़ा ढेर है। कूड़े का यहाँ पर बहुत बड़ा ढेर है, जिसको एक प्रकार से एशिया में कूड़े का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। इसको कूड़े का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, कूड़े का ताजमहल कहा जाता है। अब ये जो कूड़ा है, अगर ये अच्छी तरीके से प्रोसेस हो भी जाए तो इसको गड्ढे में भरना पड़ेगा। अच्छी तरीके से प्रोसेस हो जाए, इसका क्या मतलब है? शहरों में अक्सर जो कूड़े वाली गाड़ियां आती हैं, या सरकार जो आजकल शहरों के अंदर जागरूकता फैलाने में लगी हुई है, वो इस बात को लेकर लगी हुई है कि लोग जो हैं वो जो सूखा कूड़ा है, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट, इसको ना अलग अलग करके बाइफरकेट करें और उसके बाद ये जो कूड़े वाली गाड़ी है इसके अंदर डालें। इसके अंदर भी कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। यहां पर आपका सॉलिड वेस्ट, यहां पर आपका लिक्विड वेस्ट। उसको दो अलग अलग तरह से पन्नी में या किसी मटेरियल में पैक करके फिर आप डालो, ताकि जब ये कूड़ा किसी भी लैंडफिल साइट पर जाएगा, एकदम से तो, जैसे मैं दिल्ली एनसीआर की बात कर लूं, एकदम से तो वो गाजीपुर में पहुंच नहीं जाएगा। पहले आपके जो गार्बेज साइट्स होती हैं, लाइक दिल्ली में कुछ ऐसी होती हैं गार्बेज साइट्स, ये कूड़ा घर हर जगह होता है। ठीक है, दिल्ली में क्या हर जगह होता है। पहले ही यहां पर जाएगा, एक ट्रक आता है, ठीक है, वो इसको लोड करेगा। ठीक है, या लाइक दिस, ट्रक इसको लोड करेगा, अनलोड करेगा यहां पर जाकर, और उसके बाद वो फिर दिल्ली एनसीआर की अगर मैं प्रोमिनेंटली बात करूं, जहां पर पूरा का पूरा नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली वालों का जो कूड़ा कचरा कबाड़ है वो जमा होता है, वो यहां पर होता है। गाजीपुर कहाँ गया अपना, ये गाजीपुर में होता है। ठीक है, अब यहां पर कूड़े वाले एक हद तक ही मेहनत कर सकते हैं सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को बाइफरकेट करने के लिए। जैसा कि यहां से जो एमपी है वो गौतम गंभीर है। ठीक है, अक्सर ये जो है ईस्ट दिल्ली एमपी गौतम गंभीर क्लेम्स गाजीपुर लैंडफिल हाइट रिड्यूसेस बाय 12 मीटर, यानी कि प्रोसेसिंग इसकी हो रही है। हमें इस पहाड़ को, इसकी हाइट कम करनी है। इसके ऊपर टैग्स कैसे कैसे हैं, कूड़े का ताजमहल, कूड़े का माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा कूड़े का पहाड़। अब करें तो क्या करें? साइंटिफिक कम्युनिटी तो इस हद तक बात करने लगी थी कि क्यों ना हम किसी रॉकेट वगैरह में इसको फिल करके आउटर स्पेस में भेज दें। आउटर स्पेस में इंसानों ने वैसे ही इतना जंकयार्ड क्रिएट कर रखा है इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट्स। टकरा टकरा कर उसके जो, जब वो खराब हो जाती हैं या फिर कोई सैटेलाइट जो टकरा जाती हैं, तो उसका जो वेस्ट है वो कैसे आउटर स्पेस में घूमता रहता है। ये वाली बात हमने ज्योग्राफी में कवर करी थी बहुत अच्छे से। अब दुखद बात यह है, जैसा कि मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा था जो चीज, कि इस कूड़े से पावर या फिर एनर्जी जनरेशन के ऊपर बहुत कम काम करा जाता है। जबकि अगर इसके ऊपर काम करा जाए तो लैंडफिल साइट्स जो कि इतना बर्डन होती चल रही हैं, अर्थ इतना बर्डन होता हुआ चल रहा है, बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, बात सिर्फ दिल्ली एनसीआर की नहीं है। जैसे जैसे जनसंख्या दुनिया की बढ़ रही है, हिंदुस्तान तो नंबर 1 पर आ गया है, तो हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली एनसीआर का ये मुद्दा नहीं रह जाएगा आने वाले सालों में, ये बहुत सारी जगह पर रहेगा।
हर एक तरीके का कूड़ा कचरा ढेर जो है वो जमीन में जो खड्डे हैं उसको खोद खोद कर उसके अंदर भरा जाता है। लेकिन ऐसा कब तक? क्यों ना हम कोई टेक्नोलॉजी ऐसी इजाद कर लें कि जिससे हम इससे भी पावर या फिर एनर्जी जनरेशन कर सके। यस, हमने वो टेक्नोलॉजी एक रिक्वायर्ड टाइम पर ढूंढ ली है, लेकिन उससे पावर जनरेशन हो कितनी रही है, ये है सैड बात। कितनी? 0.1%। मतलब अगर हम बात करें टोटल नॉन फॉसल फ्यूल से जनरेट होने वाली एनर्जी की परसेंटेज की, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, इंस्टॉल जनरेशन कैपेसिटी फ्यूल वाइज, तो परसेंटेज शेयर इन जो टोटल है फॉसल फ्यूल का, तो चलो आप जानते हो 57%। उसके अंदर तो सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि एमिशंस करेंगी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी। अगर मैं दूसरी कैटेगरी पर आ जाऊं, ये है दूसरी कैटेगरी, ये है पहली कैटेगरी। अगर मैं इस कैटेगरी पर आ जाऊं, नॉन फॉसल फ्यूल, तो कूड़ा तो नॉन फॉसल फ्यूल है ना। कूड़ा थोड़ी ना किसी डेड बॉडी या उससे कुछ बना हुआ है, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक वेस्ट है वो हम मानते हैं, लेकिन आधा कैटेगरी नॉन फॉसल फ्यूल के अंदर ही है इन टर्म्स ऑफ साइंस, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, ठीक है। तो वेस्ट टू एनर्जी से जनरेट होने वाली एनर्जी या फिर पावर या फिर इस तरीके के जो पावर प्लांट्स होते हैं, आप ऐसा मान के चलो कि उससे जो हम पावर जनरेशन कर रहे हैं वो 0.1% कर रहे हैं। बाकी सबके आप गीगावाट्स को देखो, गीगावाट्स तो नहीं, सॉरी, मेगावाट्स को आप सबको देखो। कोयले का तो कहने की हद ही नहीं है, 2 लाख, लिग्नाइट 6,000, गैस 24,000, डीजल काफी कम है, फॉसल फ्यूल में 589। लेकिन अगर आप नॉन फॉसल फ्यूल की तरफ अगर आप देखो, हाइड्रो 46,000, विंड 42,000, सोलर 67,000, ये जो बायोमास कोजन है, गोबर गैस प्लांट तक का 10,500 के आसपास है। स्मॉल हाइड्रो पावर तक का, हाइड्रो पावर भी नहीं, स्मॉल हाइड्रो पावर 5,000 के आसपास है। न्यूक्लियर एनर्जी 6,700। लेकिन बात जब आती है कूड़े से उत्पन्न होने वाली एनर्जी, हम कितना कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो है 554 मेगावाट। यानी कि अगर डीजल का कंट्रीब्यूशन फॉसल फ्यूल्स की कैटेगरी में 0.1% है पावर जनरेशन में, लेकिन इस नंबर को अगर आप इसके साथ अगर कंपेयर करके देखोगे तो सबसे कम जो है आपको देखने को मिलेगा वेस्ट टू एनर्जी वाला 554। दोनों है वैसे 0.1% ही। ये वाले जो आंकड़ा है परसेंटेज के मामले के अंदर, ये दोनों का सेम है, लेकिन और कैटेगरी अलग अलग है। ये है फॉसल फ्यूल, ये है नॉन फॉसल फ्यूल। लेकिन अगर आप इन टर्म्स ऑफ मेगावाट जनरेशन पावर कैपेसिटी देखोगे तो ये 554 है, ये 554 है और वो 589 है। यानी कि सबसे कम, जो कि सबसे ज्यादा हमें इसी चीज पर फोकस करना चाहिए, और सबसे कम पावर जनरेशन इसी चीज से हो रहा है, इसी सेक्टर से हो रहा है। एनर्जी जनरेशन के मामले अगर मैं इसको सेक्टर में क्लासिफाई कर दूं तो ये वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर से सबसे कम पावर जनरेशन हो रही है। कंटेक्स्ट मैंने आपका अच्छी खासी तरीके से बिल्ड करवा दिया है। अब चलो लेट्स हिट द टॉपिक। तो कोई भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, कोई भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको हम लोग डिग्रेड कर सके, वो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम कर सकता है। रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जनरेशन वो हमें प्रदान कर सकता है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट, कूड़ा कचड़ा कबाड़, जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हो और वो, या उसके पास कैपेसिटी हो टू बी एबल टू गेट ब्रेक डाउन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू सिंपलर स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का फीडिंग मैकेनिज्म काम करता हो, वो किसी के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड हो, मक्खी, मच्छर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, उससे एनर्जी जनरेट करी जा सकती है। एनर्जी जनरेशन में पर्यावरण की लंका नाम मात्र के बराबर लगेगी, ऑलमोस्ट नहीं लगने वाली। तो बाय अडॉप्टिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज, द इश्यूज कॉज्ड ड्यू टू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट कैन बी सिग्निफिकेंटली मिटिगेटेड। अब ये जो बात कर रहा है इश्यूज कॉज्ड ड्यू टू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, क्या है ये इश्यूज? जैसे ये गाजीपुर का ये पहाड़, कूड़े का पहाड़, यहां तक आपको बात क्लियर है? ठीक है। तो दिस विल एनेबल ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट बिफोर देयर डिस्पोजल। मतलब जब हम उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं
डिस्पोज ऑफ कहां तक करेंगे, लैंडफिल कहां तक बनाएंगे। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में बढ़ती हुई आबादी जो इतना ज्यादा कूड़ा कचरा कबाड़ क्रिएट करेगी आने वाले साल के अंदर, कितने गड्ढे खोदकर कहां का कूड़ा भरेंगे। तो बेटर ये डिस्पोजल होने से पहले हम क्या कर सकते हैं, उसको क्वांटिटी ऑफ वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और एक सब्सटेंशियल क्वांटिटी में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस कूड़ा कचरा कबाड़ और इनके सोर्सेस। ठीक है, अदरवाइज दे विल लीड टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन। लाइक छोटी सी बात, कूड़े के ढेर के पास अगर कोई पर्सन है और वहां पर कैसी स्मेल आ रही है, एक प्रकार से फाउल स्मेल आ रही है। ठीक है, ये वाली बात कोई बताने की तो जरूरत है नहीं, उससे डिसीजेज उत्पन्न हो सकते हैं। बहुत सारी जगह में, बिहार जैसे इलाकों में समस्या इस कदर है, हम सब ये जानते हैं कि ग्राउंड वाटर कितना स्वच्छ होता है, कितना प्योर होता है पीने के लिए, लेकिन जब ये लैंडफिल साइट्स में कूड़ा कचरा कबाड़ डिस्पोज ऑफ करा जाता है और सॉलिड और लिक्विड वेस्ट वाली जो मैंने आपको बात बताई, इसका फिल्ट्रेशन नहीं करा जाता अच्छी तरीके से, ये पानी रिश्ते रिश्ते ग्राउंड वाटर में जाएगा। तो चलो शुरुआती दौर में कोई बात नहीं, लेकिन वेस्ट को बाइफरकेट ना करके हर प्रकार का वेस्ट, अब वेस्ट में देखो आप एक चीज समझने की कोशिश करो, पीएमएफआईएस में मैंने आपको बताया था, कंट्रीज इस कदर पागलपन दिखा रही हैं कि टेक्नोलॉजिकल वेस्ट जिसके अंदर बैटरीज लगी हुई हैं, जिसके बैटरीज के अंदर एक ऐसा पदार्थ शामिल है जो कि एक ऐसे लिक्विड से बना हुआ है कि वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स है, उसके अंदर कार्सिनोजेनिक सेल्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ई वेस्ट कहते हैं, वो तक लैंडफिल साइट्स पे डंप करा जा रहा है। अब आप कहोगे उसके लिए तो अलग से प्रोसेसिंग होती है, मानता हूं अलग से प्रोसेसिंग होती है, लेकिन बहुत बार आप जैसे ईयरफोन्स हो गए, लीड हो गई, कुछ गैजेट्स हो गए, उसकी कुछ मोटर्स वगैरह हो गई, कूड़े वाले ने ध्यान नहीं दिया, बाइफरकेट नहीं हो पाया और वो ऐसे लैंडफिल के अंदर जमा होता गया। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 2025 की बात नहीं कर रहा, मैं आने वाले 50 से 100 सालों की बात कर रहा हूं। कितने गड्ढे खोदकर ऐसी कितनी जगह पर ये वाली चीजें क्या कहते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर घुसा दी जाएंगी। और क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं हर एक वेस्ट के ऊपर। सारा वेस्ट जो कि जमीन में दफनाया जा रहा है, क्या सारा वेस्ट ऐसा है क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खा लेंगे, उसको खाद बना देंगे? बताओ, हर प्रकार का कूड़ा ऐसा है क्या जो लैंडफिल साइट्स में डाला जा रहा है ऑल ओवर इंडिया? प्लास्टिक को कुदरती रूप से बताओ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाकर डिकम्पोज कर देता है, बताओ। कुदरती रूप से कह रहा हूं मैं कि कुदरत में आप प्लास्टिक डाल दो, कुरकुरे का पैकेट डाल दो, रैपर डाल दो, पन्नियां वगैरह डाल दो, और जब उसको निकालोगे तो वो खाद बन चुकी होगी कुछ सालों के बाद। बताओ शाइनी, कौन से बैक्टीरिया होते हैं ऐसे कुदरत में? पन्नी, पॉलिथीन, प्लास्टिक कभी डिकम्पोज होता है? और उसको जलाना एनवायरमेंट फ्रेंडली है? कहते ना पेपर को तो चलो जला लो एक बार के लिए, पन्नी को नहीं जलाना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत हार्मफुल होता है, बहुत टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, और आप उसके बगल में खड़े हो या वो स्मेल अगर आपके अंदर उसकी जो स्मेल है वो आपके अंदर अगर एंटर कर रही है तो आपको बहुत गंभीर बीमारी लग सकती है। इफ यू आर एक्सपोज टू सच प्रोफेशंस एंड सच थिंग्स, जहाँ पर आप ये पन्नी वगैरह या फिर किसी प्लास्टिक को जलते हुए जो ढेर है उसके बगल में अगर आप खड़े हो, तो अगर आपका कोई प्रोफेशन या ऐसा है कुछ है, लंबे समय में आपको ये बहुत बीमार कर सकता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेस्ट कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू, एक आपका होता है अर्बन वेस्ट, एक आपका होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। अर्बन वेस्ट मतलब कैसा? मेट्रोपॉलिटन सिटीज में म्युनिसिपल जहां पर कॉर्पोरेशंस काम करती हैं, वहां पर अर्बन लोकल बॉडीज जिसको आप कहते हो, वहां पर अगर ऐसा सेटअप है, कुल मिलाकर टाउन एरिया, सिटीज एरिया, अर्बन एरियाज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, यहां पर जो वेस्ट जनरेट होता है इसकी एक अलग ही कैटेगरी है। क्यों?
अलग कैटेगरी क्यों है? अर्बन वेस्ट को हम लोग नॉर्मल वेस्ट की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर सकते? वाई दिस सेपरेट टॉपिक इन सेपरेट हेडिंग अर्बन वेस्ट? यहां पर जो लोग हैं ना, जो शहरों में रहते हैं, ये एक चीज के शिकार होते हैं। कंज्यूमरिज्म। और ये प्रक्रिया क्रिएट करी जाती है थ्रू ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या? कंज्यूमरिज्म। मैं आपको ये चीज पहले भी बता चुका हूं। आई डोंट नो पॉलिटी में बताया था, गवर्नेंस में पता नहीं कहां बताया था। लेकिन आप एक मॉल गए, आप सोच कर गए थे पहले से कि मुझे ये 3 आइटम खरीदने हैं, लेकिन घर आके जब आप अपनी बास्केट को लेकर आए, बास्केट ऑफ गुड्स को जब आप लेकर आए, तो उसके अंदर कम से कम 13 से 15 आइटम पड़े हुए थे। मतलब जिन चीजों की नीड नहीं भी है, या जो आपने सोचा भी नहीं था, आपको बस वो देखी और आपने उठाकर डाल दी कि चल कोई नहीं ले लेते, चल कोई नहीं ले लेते, चल कोई नहीं ले लेते। ये एक टेंडेंसी है। अब यहां पर क्या है, शहरों में नीड से ज्यादा लोग डिमांड, फैशन और लग्जूरियस आइटम्स पर खर्च करना काफी पसंद करते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स ये कहती है, शायद आपको पता होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ये कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, कि जब प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस नीचे जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये इस केस में काम नहीं करता, और उस फैक्टर को हम लोग कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। याद है सबको श्रेया? माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना? चाहिए आपने सुना होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के कंटेक्स्ट के अंदर ये चीजें काम नहीं करती। अगर आपको किसी चीज की लत लग गई है, सिगरेट पीने की आदत है मान लो मेरे को, तो अगर उसका प्राइस बढ़ भी जाए ना और मेरे पास पैसे ना हो, तो चोरी करके पर्सन पिएगा। पैसे को चोरी करके पिएगा, लेकिन पिएगा जरूर। यहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। अब मैं ये वाली बातें क्यों बता रहा हूं यहां पर? अर्बन वेस्ट एक सेपरेट कैटेगरी का वेस्ट, इसलिए अगर आप इसको कोई आर्टिकल एक दो पढ़ोगे ना, अगर इसके ऊपर स्टडी करोगे, करने मत लगना, वो मैं कर चुका हूं, तो उसके बारे में आपको ये पता लगेगा कि शहरों का जो वेस्ट है वो एक्चुअली जनसंख्या से ज्यादा है। मतलब जितनी जनसंख्या को जो कूड़ा कबाड़ कचरा फैलाना चाहिए था, उससे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि शहरों में ये ओवर डिमांड की वजह से, कंज्यूमरिज्म के फैक्टर की वजह से, जो वेस्ट है वो एक्सेस में जनरेट होता है। यहां पर एक्सेस में वेस्ट जनरेट होता है, हद से ज्यादा। ठीक है? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि फर्म्स और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री यूनिट्स ये प्रोड्यूस करती है। जनरली बचपन से लेकर 6 क्लास से, जब से आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, साइंस उठाना शुरू करी है, एक कॉमन लाइन तो जानते हो कि साइंस में एक फंडा हमेशा से आया है कि फैक्ट्री से उत्पन्न होने वाला लिक्विड वेस्ट जो होता है, वो अगर बगल में किसी तालाब, समंदर या फिर सी में अगर वो मर्ज हो रहा है, तो एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक जीवन उससे काफी हद तक प्रभावित होता है। राइट? बचपन से पढ़ रहे हैं लोग ये, 6, 8, 9th क्लास की साइंस से। ठीक है? उसके बाद पीएमएफआईएस में हमने इसका लेवल अप करा था। हमने ये भी जाना था कि ये तो हो गई समस्या, लेकिन इसके लिए फिर सरकार जो है एनवायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, बहुत सारे इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्ट्स और स्टैट्यूटरी बॉडीज की मदद से, लाइक आपका एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, वो ये चीज देखता है कि ये सारी बॉडीज, ये सारे लॉज, कानून, नियम इसलिए बनाए गए
ताकि ये देखा जा सके कि ये जो वेस्ट यहां से निकलता है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, फर्म से, ये ट्रीटेड वेस्ट हो। ट्रीटेड समझ रहे हो? ये फिल्टर होकर आए ताकि ये पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। दो कैटेगरी हो गई, अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। फिर एक है बायोमास वेस्ट। बायोमास वेस्ट क्या होता है? बायोमास वेस्ट क्या होता है? जो भी वेस्ट जो होता है जनरली, चाहे वो कैटल का हो, चाहे वो इंसानों का हो, जिससे काइंड ऑफ अगर गोबर की आप बात कर लो तो वो काउडंग हो गया। ऐसे इंसानों के वॉशरूम से, ठीक है, बाथरूम से जो नालियां कनेक्टेड होती हैं और जहां पर कैटल है, कैटल पॉपुलेशन जो ऑल ओवर इंडिया है, उसका जो वेस्ट है कुछ भी, ठीक है, मलमूत्र सारा का सारा जो नालियों से होकर बहता है, तो वो बायोमास वेस्ट है। अब इसके लिए हालांकि आप ये चीज पढ़ चुके हो, काम गया ये बीएम पावर या फिर कोजन, बायोमास पावर प्लांट्स या फिर कोजन पावर प्लांट्स, जिससे 2.5% हम लोग एनर्जी उत्पन्न करते हैं अपने देश में। 10,250 की, 10,250 के आसपास की मेगावाट की एनर्जी। ये सही चल रहा है, ये बढ़िया चल रहा है। गोबर गैस पावर प्लांट्स इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और एक होता है खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट। ये बायोमेडिकल वेस्ट ना कुछ इस उसी प्रकार से खतरनाक है जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी बात कर रही है बड़े सारे सालों से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, ई वेस्ट की। बायोमेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं, लाइक आप लोगों ने एक चीज सुनी है कभी, स्टेंट्स को जानते हो क्या होता है? स्टेंट्स, STENTS, आर्टिफिशियल जालियां लगती हैं आपके दिल में, आपकी आर्टरीज में, वेन्स में। सुना है स्टेंट्स का फंडा? ये ये इस प्रकार की ब्लड फ्लो की सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए इस प्रकार से ये जालियां लगती हैं आपके दिलों में, आर्टरीज में, वेन्स में, ठीक है। कहीं पर भी जैसे ये दिक्कत हो, तो स्टेंट्स का कारोबार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कारोबार है। और इसका जो धंधा करता है, आप ये मान लो कि खरबपति आदमी है वो, ठीक है। स्टेंट्स हमारे इंडिया में क्या है ये कारोबार? जी हाँ, बिल्कुल है। ये वाला जो काम है, ये दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा चलता है। गुरुग्राम और नोएडा इसके लीडिंग हब्स हैं। वहाँ पर ऐसे सेंटर्स हैं, ऐसे, अब उनको मैं फैक्ट्री तो नहीं कहूँगा, मुझे नहीं पता उनको क्या कहना चाहिए, कि जहाँ पर स्टेंट्स जो है वो पर्टिकुलरली प्रोड्यूस होते हैं। और वो जो कम्युनिटी है जो कि स्टेंट्स को प्रोड्यूस करती है, जहाँ पर भी ये प्रोड्यूस होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बेचे जाते हैं। हमारा इंडिया इसमें महारत हासिल कर रहा है धीरे धीरे। अभी आई थिंक चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द स्टेंट्स। और स्टेंट्स के बारे में अभी रुक जाओ, अभी तो हम सिर्फ तीसरे चैप्टर पर हैं। धीरे धीरे करके अब जैसे लेवल अप करेंगे हम लोग इस बुक का, मैं स्टेंट्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये आने वाले चैप्टरों में है, लेकिन उसकी डिस्कशन को मैं अभी यहाँ पर आपके सामने ला दे रहा हूँ। मुझे चैप्टर नाम नहीं पता कौन सा वो चैप्टर है, लेकिन आगे आपको रवि भी अग्रवाल में मिलेगा स्टेंट्स का। तो यहाँ पर क्या, ये जो स्टेंट्स होते हैं, अगर आप ये देखो, ये कभी ना कभी तो खराब होंगे। पर्सन चेंज करवा रहा है, मान लो जैसे नॉर्मल चीज़ है कि एक रॉड डली है किसी के पैर में या कुछ भी चीज़ है, ऐसा कुछ भी है, ठीक है। ये स्टेंट्स ही हैं, मान लो दिल में डले हैं। अब ऐसे ना बड़े सारे बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट अब देखो क्या होते हैं यार। यहाँ पर तो मैंने आपको एक टूल दिखाया, एक छोटा सा कोई चीज़ जो कि फिट हो रही है, एक एक आप इसको कह लो कि बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले के अंदर एक चीज़ मैंने आपको दिखाई। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट सिर्फ यहाँ पर स्टेंट्स या पैर में लगने वाली रॉड या हाथ में लगने वाला एक नकली हाथ या लोहे का कुछ सामान, सिर्फ ये नहीं होता है। बायोमेडिकल वेस्ट में बड़े सारे केमिकल्स, ठीक है, बड़े सारे पदार्थ जो कि केमिकल से बने हैं, ये जो है, ये जब इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होते हैं, तो ये इन्वायरमेंट के अंदर जाकर किसी भी चीज़ को, मान लो पानी के साथ ही बड़े टाइम तक पड़े हुए, गटर के पानी के साथ ही हैं, ये ना हाईली टॉक्सिक बन जाते हैं। और हाईली टॉक्सिक होने के साथ साथ कभी कभार ये रेडिएटिव भी बन जाते हैं। देखो, हाईली टॉक्सिक अगर कोई चीज़ है, अब ये टॉक्सिक अगर कोई पानी है, वो जब पीने के पानी में मर्ज होगा तब वो टॉक्सिक बनेगा। रेडिएटिव इन द सेंस कि अगर मैं उसके पास से भी गुजर रहा हूं ना, तो वो उसका इंपैक्ट मेरी बॉडी के ऊपर है। डू यू एग्री? तो बायोमेडिकल वेस्ट ना एक बहुत खतरनाक वेस्ट है,
क्योंकि आप खुद एक चीज जानो, आज मुझे एक बात बताओ, आज तक इस चीज को कोई ठोस तरीके से प्रूव कर सकता है क्या कि कोविड कैसे उत्पन्न हुआ? बताओ। कहते हैं ना कि चाइना के साइंटिस्ट से किसी ना किसी प्रकार की गलती हो गई थी, बताओ, और लेबोरेटरी में वो क्रिएट हो गया। अब एक बार बताओ, शाइनी ये जो रिलीज हुआ एनवायरमेंट के अंदर एक तरीके से, तो ये एक प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट नहीं हुआ क्या? है ना? इसने तो टॉक्सिसिटी इतनी फैला दी कि एक ऐसी चीज जिसको इंसान अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकता, वो मार रही है इंसानों को। समझ रहे हो? तो ये जो चीज है बायोमेडिकल जो वेस्ट है ना, जब ये कुदरती रूप से एनवायरमेंट के अंदर रिलीज होता है, आपको इंपैक्ट भी नहीं पता लगेगा कि हो क्या सकता है इससे। मान लो कोई ट्रीटमेंट प्लांट है जहां पर कोई दवाई, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं सॉरी, कोई दवाई मैन्युफैक्चर जहां पर हो रही है, वहां पर कोई प्लांट है, फार्मास्यूटिकल कोई प्लांट है। अब उसकी गैस बहुत टॉक्सिक है, मान लो वो दवाइयों में बहुत अलग तरीके से, किसी डिवाइसेस में अलग तरीके से यूज होती है। दवाइयां छोड़ दो, मान लो डिवाइसेस बन रहे हैं, स्टेंट बन रहे हैं उससे। अब अगर वो कहीं पर लीक हो जाए, मैं कह रहा हूं भले ही कम संख्या के अंदर आदमी प्रभावित होगा, लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा कांड नहीं हो सकता क्या? बताओ। लोग नहीं मर सकते? गारंटी है क्या कि जहां पर ये सब चीजें जो रिलीज करी जा रही हैं, टॉक्सिसिटी इतनी नहीं होगी कि वो किसी के लिए जानलेवा नहीं बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। ठीक है। अब ये जो सारे वेस्ट है ना, ये सारे जो वेस्ट हैं, ये सिर्फ ह्यूमन इंपैक्ट के नजरिए से मैंने आपको बताया। आप लेकिन थोड़ा सा प्रो लेवल का आंसर लिखने की कोशिश करना। आपको एक बार को याद है, मैंने पीएमएफआईएस के लेक्चर में एक टॉर्टोइस दिखाया था आपको, यूट्यूब की वीडियो चलाकर, कि जब इस प्रकार के वेस्ट मटेरियल समुद्रों में रिलीज करे जाते हैं, उस टॉर्टोइस पे, उस टॉर्टोइस की नाक में एक स्ट्रॉ घुसी हुई थी। याद है वो वीडियो? और लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे और निकाल भी दिया था, कितना खून आया था उसके, है ना? छोटी वीडियोस की, आप ये देखो, अब ये वेस्ट की वजह से नहीं है तो क्या है ये भी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल वेस्ट या कुछ किसी ना किसी प्रकार का वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट कहीं ना कहीं तो डिस्चार्ज हुआ है ना। बहता बहता कहीं तो गया जिसने एक्वेटिक लाइफ को भी प्रभावित करा है। स्ट्रॉ अटकी हुई है इसके अंदर, अब वो कैसे फड़फड़ा रहा है। और सोच के देखो जरा कि उसके मरने का रीजन टॉर्टोइस का सिर्फ इतना सा हो सकता है कि अगर एक नाक में भी उसकी स्ट्रॉ अटकी है ना, दोनों नाक में अगर अटक अटक गई होती तो क्या ही होता। अब सोच के देखो जरा वो किस हद तक अटकी हुई है कि वो आराम से निकल भी नहीं पा रही है। ये देखो, ये अटका हुआ था इतने सालों से कि प्लास्टिक तक चम्मच अटकी हुई है, चम्मच अटकी हुई एक तरीके से। वो गल गल कर उसकी नाक में पहुंच गई और वो आगे जगह बनाती चली गई। ठीक है, समझ में आया? तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आप ये वेस्ट का इम्पैक्ट ना उसके ऊपर भी मेंशन करना, ये एनिमल्स वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो चलो, अब हमारा टॉपिक यहाँ पर, हम देखो अगर इतना, अगर हम ये बात को वाइंड अप कर देना, तो ये तो हमारा पीएमएफआईएस बन जाएगा। हम यहाँ पर इन्वायरमेंट तो पढ़ने बैठे नहीं है, हम यहाँ पर साइंस पढ़ने बैठे हैं। अब साइंस में अब आगे चलकर क्या है, हमें जो है ये वेस्ट के बारे में तो सीख लिया, अब इससे एनर्जी कैसे उत्पन्न करें, कैसे इस प्रकार की चीजों को रोकें। ये स्टैंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गाजीपुर के पहाड़ को कैसे रोकें। अब गौतम गंभीर तो भाई साहब अभी क्रेडिट ले रहे थे, कहाँ गए भाई साहब? ये क्या कह रहे थे कि ईस्ट एमपी, ईस्ट दिल्ली एमपी, गौतम गंभीर क्लेम्स गाजीपुर लैंडफिल, ये एमपी है ना यहाँ का, तो क्लेम्स गाजीपुर लैंडफिल साइड रिड्यूसेस बाय 12 मीटर्स, ये कम हो रहा है। यानी कि वेस्ट एनर्जी प्लांट का कुछ ना कुछ चल रहा होगा, है ना? क्योंकि लैंडफिल तो यहाँ पर जगह है ही नहीं भरने की। अगर ये भरने की जगह होती गड्ढे खोद खोद कर, तो ये इतना ऊंचा पहाड़ कैसे बन गया होता? ठीक है, अब यानी कि ऐसे पहाड़ों को हमें बनने से रोकना है, इससे एनर्जी उत्पन्न करनी है, और वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में। तो चलो देखते हैं इसके लिए तौर तरीके, कुछ हथकंडे देखते हैं इसके लिए।
एनर्जी फ्रॉम वेस्ट टेक्नोलॉजीज, द ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ वेस्ट बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि वेस्ट देखो वैसे तो ऑर्गेनिक ही है, ऑर्गेनिक पार्ट जो है ना वेस्ट का, ठीक है, जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह फीड कर रहे हैं, हमें उसको कैसे ना कैसे करके तोड़ना है। अब वो वैसे आपसे ये कह रहा है कि चाहे फिर वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। अब ये वाली बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे लेट मी सी कि इसकी इमेज मेरे को मिल जाए। 24 24/7 के जो स्टोर्स है ना दिल्ली में, इसके बाहर एक डस्टबिन रखी रहती है सबके आगे। अब मैंने वही देखी है तो मैं वही दिखाना चाह रहा था एक्चुअली। अब ये फोटो साइड से नहीं आ रही है, वो साइड में कहीं ना कहीं वो रखी रहती है डस्टबिन। तो ये रही, ये रखी है साइड में, ठीक है, मैंने इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा है। ये ना दिख नहीं रही है, ये 3 इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, 3 इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने ना डस्टबिन को ऐसा बना रखा है कि अगर आप जैसे मतलब मान लो कि लिक्विड वेस्ट आपको डालना है, तो उसके अंदर उसके बाहर लिखा हुआ है कि लिक्विड वेस्ट, एक लिखा हुआ है कि प्लास्टिक वाली चीज़ें सारी इसके अंदर डाल दो। जैसे मतलब मान लो कि आपका अपन ने पेप्सी ली और पेप्सी का ग्लास लीक करने लगा, तो पेप्सी को पोर कर दो लिक्विड वाले के अंदर, जो ग्लास है अगर वो प्लास्टिक है अपना, तो प्लास्टिक वाले के अंदर कर दो। और सॉलिड वेस्ट अगर कुछ है, खाना अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, सैंडविच नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना, तो वो उसके अंदर डाल दो आप, ठीक है। इन्होंने बाइफर्केशन ऐसी बनाई हुई है। अब यही बाइफर्केशन की जो हम लोग बात कर रहे थे, वो यहाँ बात कर रहे थे कि सरकार जो है वो जागरूकता इस प्रकार से शहरों में फैलाने की कोशिश करी है, फिर जो कूड़े वाली गाड़ी आती है कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का जो चेंबर है उसको बाइफर्केट करा जाए, ठीक है। ये वाला इनिशिएटिव अपनी खुद से विदाउट एनी प्रेशर सबसे पहले जो लेना शुरू करा है वो 24/7 के ये जो वो है स्टोर्स हैं, इन्होंने लेना शुरू करा है। इनके बाहर ये डस्टबिन लगी रहती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद था, मैंने एक बार इसको देखा था क्योंकि मैं कुछ पढ़ रहा था, तो फिर इमीडिएटली मेरा करोल बाग जाना हुआ, तो वहाँ मेट्रो से उतरते ही ये 24/7 का स्टोर है। तो मैं और आशिमा गए थे वहाँ पर, तो ये बाहर मेरी निगाह में आया था, तब मैंने देखा, मैंने कहा, फिर मैंने सोचा कि इनके ऊपर थोड़ी ना किसी प्रकार का कोई प्रेशर होगा कि ये लगाना होगा, लेकिन इन्होंने खुद से ये एक प्रो एनवायरमेंटल एक इनिशिएटिव लिया, ठीक है। तो एनर्जी फ्रॉम वेस्ट टेक्नोलॉजीज। अब इस प्रकार के जो वेस्ट हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो वेस्ट है, जब ये कलेक्ट करने वाले इनको आते हैं, तो आपको पता है ना कि प्लास्टिक को दोबारा रीयूज करा जा सकता है। आपने 3 Rs का कंसेप्ट मेरे साथ करा था ना श्रेया, करंट अफेयर में भी करा है हमने, PMFIS में भी करा है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना। और फिर ये जो चीज़ें हैं ये अपग्रेड होकर बढ़ती रहती है कि हम इसको कैसे रीजनरेट कर सकें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकें। इस प्रक्रिया में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल की प्रक्रिया में इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, एमिशंस नहीं होने चाहिए, कम से कम होना चाहिए अगर जो भी होना चाहिए, ठीक है। तो एनर्जी फ्रॉम वेस्ट टेक्नोलॉजीज हम जानते हैं ये इसी प्रकार के टेक्नोलॉजी की बात करता है। ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ वेस्ट, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। बायोडिग्रेडेबल मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करा जा सके, नॉन बायोडिग्रेडेबल लाइक प्लास्टिक वगैरह उसको तोड़ा ना जा सके। 4th R, हाँ रिकवर, बिल्कुल, 4th R रिकवर। तो इट कैन रिकवर एनर्जी फ्रॉम द थर्मल, थर्मोकेमिकल, बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, ठीक है। हाँ, और रिफर्बिश, यस, रिफर्बिश करा जाता है, शाबाश। 5 Rs हो गए थे ना वो हमने करंट अफेयर जहाँ से जो अप्रैल से शुरू करा था, आई थिंक अप्रैल वाली मैगजीन के अंदर था ना वो, कुछ ऐसा अप्रैल या मई के अंदर था,
हमने जो पढ़ा था विजन आई एस के। गुड। तो थर्मल कन्वर्जन, incineration is a major technological option. However, due to its emission features, it is losing attention these days. थर्मल कन्वर्जन में हमें क्या करना है, गर्मी दे देकर उसको निचोड़ कर उससे एक पदार्थ बनाना है, फिर वो पदार्थ किसी चीज में यूज हो जाएगा, किसी चीज को बनाने के लिए, मोल्ड करके शेप देने के लिए, ठंडा करने के बाद। ये पहले बहुत ज्यादा यूज होता था, लेकिन एमिशन इससे काफी ज्यादा होता है, फिर ये रोक दिया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ इंसिनरेशन कैसे होता है। ये टेक्नोलॉजी जो बात कर रहे हैं ना इंसिनरेशन की, ये मैं PMFIS में आपको इसका डायग्राम के साथ इसको दिखा चुका हूं, एक बार फिर से दिखा देता हूं। मैंने आपको दिखाया था एक सिंपल डायग्राम है इसका, आपको दिखाऊं अगर। ये तो फॉर में क्या दिखा रहा है, देसी वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, डायग्राम था ना वो बड़ा सिंपल सा। बर्निंग वेस्ट इन चेम्बर्स, किसी को भी मान लो, एक समझ लेते हैं। यहां पर आपने कूड़ा कचरा डाला, ये बर्निंग चेम्बर्स है। बर्निंग चेम्बर्स उसको पूरी तरीके से जलाकर रस्ट करने के बाद दूसरे चेम्बर में भेजेंगे, वो कूल डाउन होगा, और उससे जो है किसी न किसी चीज़ के, प्लास्टिक के, पेपर के, सॉलिड वेस्ट के, जैसा भी सहूलियत बैठेगी उसके स्टैक्स बनना शुरू हो जाएंगे, उसकी स्टैक्स बनना प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जब ये चीज़ें जैसे मतलब मान लो ये जो है थर्मल वेस्ट ट्रीटमेंट जो हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी हो रहा है, ठीक है, अब इस प्रक्रिया में ये तो रिलीज होगा ना, किसी न किसी प्रकार के एमिशन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जो जलाया जा रहा है अंदर, जलने की प्रक्रिया में कूड़ा अगर जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है, जहां पर बात आ गई स्मोक की, तो स्मोक कभी ऐसा हो सकता है क्या, बाय इट्स वेरी नेम, कि अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं SMOKE स्मोक, और वो मैं कहूं कि यार ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली स्मोक है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ होता है? वो कुछ भी नहीं करेगा, मान लो चलो स्मोक कुछ भी नहीं करेगा, तो वो कम से कम अपने साथ ना फ्लाई ऐश जरूर कैरी करेगा। बताओ श्रेय, ऐसा होगा कि नहीं होगा? चाहे मैं कह रहा हूं सारे मेटल्स नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी, कार्बन सूट के पार्टिकल्स होंगे, कुछ भी होंगे। ये ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन प्रोसेस से बर्न होकर किसी भी प्रकार का कालापन रिलीज नहीं करेगा। जब ये कूड़ा जलेगा तो कालापन रिलीज होगा कि नहीं होगा? और कालापन अगर रिलीज है, अगर हो रहा है, कहीं पर भी चिपका हुआ है, यानी कि कार्बन रिलीज हुआ है। कार्बन अगर मैं कह रहा हूं एक तिनका भी अगर उसका एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हुआ है, तो आप उसको क्लीनेस्ट टेक्नोलॉजी या क्लीनर टेक्नोलॉजी कह सकते हो। क्लीनेस्ट तो चलो छोड़ी, तो बहुत दूर की बात हो गई, क्लीनर टेक्नोलॉजी कह सकते हो? बताओ। नहीं, ये कोई हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी नहीं है ना, क्योंकि एमिशन यहां पर हो रहा है और वो भी स्मोक की फॉर्म में निकल रहा है। तो ये जो चेंबर्स हैं, ये पहले प्रक्रिया बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन अब ये जो प्रक्रिया है ये ठीक नहीं मानी जाती, ये पॉपुलैरिटी अपनी खोती चल रही है। ये था इंसिनरेशन। और ये तो ये जो होते हैं, यहां पर कूड़ा इकट्ठा करा, लेकर गए, उसके बाद इन सारे चेंबर्स में, अब वो डिपेंड करता है कि देखो, इंसिनेटर प्लांट किसी ने इतना छोटा का सेट, इतने छोटे सेटअप का लगाया हो सकता है, ठीक है, इतना बड़ा सेटअप का लगाया हो सकता है, बहुत सारे लगाए हो सकते हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि भैया एमिशंस तो होंगी, एमिशंस तो किसी ना किसी प्रकार। अब एक बात बताना, ये जो है वेस्ट टू एनर्जी जो इंडस्ट्री है, अब देखो COP28 की मीटिंग होने वाली है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि COP28 की मीटिंग 2024 में कहां पर होने वाली है? 28 या 29 की मीटिंग 2024 वाली कहां होने वाली है? बाकू। बाकू किसकी कैपिटल है श्रेया? शाबाश, वेरी गुड, ब्रिलियंट। किसकी कैपिटल है बाकू? शाबाश, अजरबैजान। कीप इट अप।
ठीक है, तो चलिए नैम की भी बता दो 2024 में मीटिंग कब होने वाली है, एक खुशी और। युगांडा, शाबाश। और युगांडा में लोग क्या खाते हैं मार मार के? घॉर्स, क्या बात है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो स्मोक है, ये जो धुआं निकल रहा है, तो ये एमिशन है किसी न किसी प्रकार की। ठीक है, ये जो एमिशन है किसी न किसी प्रकार की, तो ये प्रो एनवायरमेंट तो नहीं है? बताओ। देखो शाइनी, हमने अपना पर्पस तो स्टैब्लिश कर लिया है। क्या पर्पस है मयूर? कि हमने क्या करा कि कूड़े कबाड़ से एक एनर्जी उत्पन्न कर ली है, कन्वर्ट कर दिया उसको, दोबारा हमने प्लास्टिक पेट से फ्रेश फॉर्म के अंदर हम बना सकते हैं, दोबारा ग्लास बना सकते हैं, दोबारा पेपर बना सकते हैं, दोबारा कार्डबोर्ड बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब जिस भी चीज को जलाकर दोबारा उसके स्टैक्स बनाकर ठंडा कर कर उसको दोबारा स्ट्रक्चर देने का काम जो करना है वो कर दिया हमने। लेकिन ये जो साइड में रिलीज होता हुआ दिख रहा है, इसको कैसे नजरअंदाज करें? बताओ प्राची, ये ठकुराइन आप बताओ, ये है क्या यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कि आप इसको क्लीनेस टेक्नोलॉजी कहोगे? हम्म, नहीं ना? ठीक है, उसके बाद थर्मल कन्वर्जन, तो यानी कि काम आने नहीं वाला, काम आ जाएगा लेकिन फिर एक कीमत को क्रिएट करने के लिए दूसरी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। एप्लीकेशन इज फॉर वेस्ट, मतलब ये जो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन टेक्नोलॉजी वो कह रहा है इसकी जो एप्लीकेशन होती है, इट इज फॉर वेस्ट कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर। उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो है लेकिन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? बिकॉज उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफी कम है। आप इसको आसान भाषा में अगर आपको मैं कहूं, पता है क्या ये? सूखा कूड़ा। सूखा कूड़ा यही होगा ना शाइनी, जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम है वो सूखा कूड़ा, जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है वो गीला कूड़ा, है ना? वेस्ट तो सब कुछ ही है यहां पर। तो एप्लीकेशन इज फॉर वेस्ट कंटेनिंग हाई, ये जो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन जो है उसकी एप्लीकेशन कहां कहां पर होती है? जहां पर ऐसा कूड़ा होता है जहां पर हाई परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर होता है एंड मॉइस्चर कंटेंट उस कूड़े कचड़े में कम हो। पायरोलाइसिस एंड गैसिफिकेशन, दे आर द मेन टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस अंडर दिस कैटेगरी। और ये वाली चीज में आपको मैं करवा चुका हूं, मैं एक बार दिखा देता हूं। देखो इंसिनरेशन भी आपको याद आ गया होगा कि हमने पीएमएफआई इसमें करा था। पायरोलाइसिस टेक्नोलॉजी भी हम लोग कर चुके हैं और आई थिंक यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इसके बारे में कुछ पूछ चुका है। पायरोलाइसिस जनरली ना प्लास्टिक के लिए यूज होता है। ठीक है, ये है इसका एक जगह, देख रहे हो? गर्माहट देखो 450 डिग्री सेल्सियस। हमें प्लास्टिक यहां से भेजना है पाइप से, या डाल दिया गया है। मेल्टेड प्लास्टिक यहां पर है, ये गैस बनी। ठीक है, गैस निकली, गैस गोइंग इनटू कंडेंसर। इसलिए यहां पर पायरोलिसिस के साथ आपको दूसरा वर्ड दिया जा रहा था, पायरोलिसिस एंड गैसिफिकेशन। इसका प्लांट दिखा देता हूं मैं आपको। सेम वैसे ही होता है जैसा कि अभी हमने देखा था उसका थर्मल प्लांट का। पायरोलिसिस प्लांट इंडिया में इस प्रकार के प्लांट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो फिलिंग करी जाती है, लेकिन तब करी जाती है कूड़े की फिलिंग, प्लास्टिक की फिलिंग जनरली तब करी जाती है जब पहले इसको बहुत गर्मा लिया जाए। और आप सब देखो ये जितना भी काम है ये प्लास्टिक का हो रहा है यहाँ पर, पन्नियाँ पन्नियाँ बॉटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखो ये सारा का सारा स्टैक्स बना बना कर भेजा जा रहा है। कोई बड़ी इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। इंडिया वाली नहीं आ रही यार कोई, इंडिया में क्योंकि दूसरे तरीके से होता है। स्टैक्स तो यहाँ पर भी बनते हैं लेकिन इंडिया के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी अभी है नहीं ना, तो एक दो प्रकार की ही चेम्बर्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, उसके अंदर एक साथ कूड़ा, हाँ एक साथ ये प्लास्टिक का कूड़ा कूड़ा भर भर के ये डाल दिया जाता है। ये डाल दिया, क्या करा? अभी आपको कोई प्लास्टिक ऐसी को लग रहा है जैसे कि कुछ लटक लटक कर आ रहा हो। पहले ना प्लास्टिक कटर मशीन में इनकी कटिंग करी जाती है, अगर वो कट हो सके छोटे छोटे। उसके बाद जाकर इनको टुकड़ों में, जैसे वो नहीं होते
बर्थडे में जैसे कोई चीज़ें जो एक चमकीली पन्नियाँ जैसे काइंड ऑफ जो लटक रही होती हैं, वैसे इसको मतलब पतले पतले धागों में रेशो में कन्वर्ट करके ये मशीन में भेज दिया जाएगा। ये देख रहे हो मशीन में एक वो चेंबर लगा हुआ है, वो जा रहा है अंदर, जाके इंस्टॉल हो जाएगा, ये चेंबर बाहर निकल जाएगा, पूरा भर दिया जाएगा इसको, फिर उसको इसके अंदर होगा गर्माहट, फिर ये गोल 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 घूमेगा। ये सेम मशीन बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे रोड पे जब डांबर बिछता है तो उसको पहले गरम करा जाता है घुमा घुमा के अंदर। मयूर जानते हो ना, ये डांबर की मशीन को अंदर घुमा घुमा के वो गर्म होता है, बहुत गर्म होता है डांबर अंदर, है ना। लेकिन लेकिन यहाँ पर ये उससे भी ज़्यादा गर्म है। क्यों गर्म है? जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस अंदर प्लास्टिक जाके सारा मेल्ट हो जाएगा और वो गैस बाहर निकल जानी है। लेकिन अब मुझे वो बताओ, प्लास्टिक को, किसी भी तरीके के प्लास्टिक को जलाना, क्या वो पर्यावरण के लिए ठीक होता है? बताओ, इज इट एमिशन फ्री? नहीं ना, प्लास्टिक को तो जलाना बहुत हार्मफुल है। तो ये जो गैस जो है कंडेंसर में जा रही है, जो इसका गैसिफिकेशन होगा, ये टेक्नोलॉजी भी क्या क्लीनर टेक्नोलॉजी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। समझ गए? थर्मोकेमिकल कन्वर्जन और थर्मल कन्वर्जन समझ गए? कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जला हम वहां पर भी रहे थे, जला हम यहां पर भी रहे हैं। हम लोग यहाँ पर बस लो मॉइस्चर कंटेंट वाला जो कूड़ा है उसको ऐसे जला रहे हैं कि पहले से एक प्लांट ले रहे हैं, एक मशीन ले रहे हैं। यहाँ पर ये जो थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है, सूखा कूड़ा बेसिकली उसको ट्रीट करा जा रहा है 95% केसेस में जो प्लास्टिक है। इंसिनरेशन में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि प्लास्टिक ही होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा सब तरीके से यहाँ पर, लेकिन सूखा कूड़ा। उसके बाद बायोकेमिकल कन्वर्जन, ऊपर क्या था? थर्मोकेमिकल, ये बायोकेमिकल है। थर्मो जहां पर वर्ड आ गया, थर्मल वर्ड आ गया, यानी कि गर्माहट है, जला जला कर कोई चीज करी जा रही है। बायोकेमिकल में क्या है? एन एरोबिक डाइजेशन, जिसको हम लोग बायोमिथेनेशन कहते हैं, एंड फर्मेंटेशन, दे आर द मेजर टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस अंडर दिस कैटेगरी। यहां पर हम लोग बैक्टीरिया की मदद से क्या करते हैं? कूड़े के अस्तित्व को, उसके नेचर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सिंपल भाषा में अगर आपसे मैं कहूं तो उसका कूड़े के स्ट्रक्चर को अंदर से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी जाती है यहां पर। एनएरोबिक डाइजेशन, ठीक है, एंड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपको पता है ना, फर्मेंटेशन अक्सर जो वर्ड है लेमैन लैंग्वेज के अंदर, जनरल लाइफ के अंदर, दारू को बनाने के लिए यूज करा जाता है। डू यू ऑल एग्री? है ना, सड़ा सड़ाकर जब भी कोई चीज करी जाए तो उसको कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। तो एनएरोबिक डाइजेशन, अभी एनएरोबिक डाइजेशन करेगा कौन? इसके लिए कौन चाहिए? जहां पर ये वर्ड बायो आ गया, हमें कौन चाहिए इसके लिए? हाँ, ये बायो मिथेनेशन जो है, अगर एनएरोबिक डाइजेशन जो हो रही है तो हमें क्या चाहिए? लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ, सॉरी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है ये वाला काम, है ना। अब या तो किसी न किसी प्रकार के बैक्टीरिया को यूज करा जा सकता है ना, एनएरोबिक बैक्टीरिया वगैरह, या फिर कंडीशन ऐसी क्रिएट करके कि इसको सड़ा सड़ा कर या ऑक्सीजन की एब्सेंस में इससे अस्तित्व को हमें चेंज करना है, ठीक है। एक चेंबर होता है ऐसा, एनएरोबिक फर्मेंटेशन, यहां पर ऑक्सीजन नहीं होता। हमने यहां पर क्या है, क्या करा, जैसे इसको देख लो, एनिमल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है, पानी मिलाया, डाइजेस्टर के अंदर डाला, ठीक है, जब ये निकला तो एक काम का पदार्थ बन जाएगा, ठीक है, मिट्टी में मिलाया जा सकता है, मिट्टी के लिए कंडीशनर का काम करेगा, लिक्विड फर्टिलाइजर, ठीक है। अगेन ये जब ये जाएगा मिट्टी में काम करेगा लिक्विड फर्टिलाइजर, तो ये जो पेड़ पौधे घास है ये अच्छी उगेंगी, कैटल इनको खाएंगे और दोबारा प्रोसेस बार बार करके ये हो सकता है, यूज हो सकता है। इसके अलावा इसके और सारे यूजेस हैं, जो यहाँ से गैसेज या कोई भी चीज़ जो निकले तो वो कुकिंग पर्पज के लिए यूज हो सकता है, बिजली बनाने के काम में सकता है, ठीक है। 10% जो प्रोडक्टिविटी है इसकी, जो कि यहाँ पर गया था, 10% प्रोडक्टिविटी से सिर्फ 10% प्रोडक्टिविटी से हम घासे और ये प्लांट पेड़ पौधे उगा सकते हैं, जिसको ये एनिमल्स चारा खा कर बनाएंगे। और अगेन जब ये वेस्ट रिलीज करेंगे लाइक काउडंग वगैरह, ये दोबारा जो है यहाँ पर जाएगा और ये एनएरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस में सड़ा सड़ा कर ये उसके बाद ये निकलेगा। तो ये एक तरीके से गोबर गैस प्लांट की तरह काम करता है।
हाँ, लेकिन बताइए डिफरेंस क्यों है। यहाँ पर हम चाहते थे उसको वो भी लिख सकते थे, गोबर गैस प्लांट वगैरह भी काइंड ऑफ लिख सकते थे। बात यहाँ पर सिर्फ ना कैटल की वेस्ट की नहीं है। यहाँ पर हमें ना किसी भी चीज़ का जो वेस्ट है, जर्नली वो चेंबर के अंदर जो मिलाना है, एक तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, गोबर गैस प्लांट में देखो, आप कहोगे हाँ सर ढक्कन बंद करेंगे तो ऑक्सीजन तो वहाँ पर भी नहीं होगा, मानता हूँ मैं आपकी बिल्कुल बात। लेकिन वहाँ पर ओनली काउ डंग इज यूज। यहाँ पर जो क्या है, एनारोबिक डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन आर द मेजर टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन इन दिस कैटेगरी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा आपको वो बोल रहे हैं क्या कि ओनली कैटल वेस्ट? किसी भी प्रकार का वेस्ट हो सकता है ना ये, लेकिन वो होना चाहिए जनरली ऐसा जो कि खाने पीने के सामानों से जो निकला हो और उसके अंदर किसी भी प्रकार का प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज ना हो, वो वाला वेस्ट। बायोकेमिकल कन्वर्जन, एनारोबिक डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन, दे आर द मेजर टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस अंडर दिस कैटेगरी। फिर है इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन। इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वेस्ट, इट रेफर्स टिपिकली टू माइक्रोबियल फ्यूल सेल। ये वाली बात मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। एमएफसी, माइक्रोबियल फ्यूल सेल याद है। हम लोग यहां पर क्या कर रहे थे, जो चेंबर था हमारा एनोड और कैथोड का, वहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करते थे। याद करो, दो तरह के फ्यूल सेल होते थे, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन यूज नहीं कर रहे हैं माइक्रोबियल फ्यूल सेल में, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं। तो और उसको हम नाम देते थे कि ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक फ्यूल सेल है, राइट, है ना, बिल्कुल ऐसा। तो बैक्टीरिया होते हैं वहां पर। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, एनर्जी वेस्ट जो है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वेस्ट, इट रेफर्स टिपिकली टू द माइक्रोबियल फ्यूल सेल। जब आप माइक्रोबियल फ्यूल सेल रेफर कर रहे हो, सॉरी माइक्रोबियल फ्यूल सेल के जब आप सेटअप बना रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो समझ जाओ आप जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन करके उसको भी यूज करके आप एनर्जी वेस्ट या फिर वेस्ट से एनर्जी, कुछ भी कह लो उसको, आप वो क्रिएट कर सकते हो। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल, अब आपको ये जानने के लिए मिल गया यहां पर कि अच्छा ये भी एक प्रकार का एक हथियार है, एक हथकंडा है, जिसको हम वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, या फिर उससे उत्पन्न होने वाला, या जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं, कुल मिलाकर माइक्रोबियल फ्यूल सेल। तो ये वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट से, या फिर वेस्ट टू एनर्जी, या फिर एनर्जी वेस्ट से जनरेट रिलेटेड एक चीज है, एक टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की हम दोस्तों बात करते हैं, वो है हमारे लिए पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। भारत का पहला गवर्नमेंट ओन्ड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, इसको 2020 में लगाया गया था एट मनचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप इन ओडिशा। गवर्नमेंट ओन्ड था लेकिन ये, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ये भारत का पहला भुवनेश्वर में उड़ीसा में लगाया गया था। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये कैसे काम करेगा। चेंबर तो है ना वो वाला, देख रहे हो, गर्म वाला, गर्म करने वाला। तो क्या ये एमिशन फ्री है? एमिशन फ्री है। कोई एमिशन नहीं होगा इससे। बोलो भाई हाँ या ना, एमिशन होगा कि नहीं होगा इससे? बिल्कुल होगा, एमिशन होगा। ठीक है, द प्लांट, अ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी कॉल्ड पॉलीक्रैक, इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंडियन रेलवेज एंड फोर्थ इन द कंट्री। अब क्या करता है पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी, क्या होती है, इट कन्वर्ट्स मल्टीपल फीड स्टॉक्स इनटू हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल गैस into, sorry, number one, it converts multiple feedstocks into hydrocarbon liquid fuels, gas, carbon and water। ठीक है, तो पॉलीक्रैक क्या होता है, ये दुनिया का सबसे पहला पेटेंटेड
हेट्रोजीनियस कैटालिटिक प्रोसेस है। अब कोई भी चीज जहां पर कैटालिटिक होती है या फिर कैटलिस्टिक मैकेनिज्म होता है, वो क्या करता है, किसी भी चीज को फास्ट बनाने का काम करता है, राइट। विच कन्वर्ट्स मल्टीपल फीड स्टॉक्स इनटू हाइड्रोकार्बन लिक्विड फ्यूल्स नंबर 1, गैस नंबर 2, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, कार्बन नंबर 3 एज वेल एज वाटर। अब क्या होता है, वेस्ट जो जनरेट होता है, इट विल बिकम द फीडर मटेरियल फॉर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। एनर्जी विल बी प्रोड्यूस एट द प्लांट, एनर्जी विच विल बी प्रोड्यूस एट द प्लांट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट डीजल ऑयल। एनर्जी कैसे बन रही है, मतलब जो हमें, मतलब किसी भी चीज को जलाकर या जो टेक्नोलॉजी की मदद से जब हम वेस्ट को निचोड़ रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, लाइट डीजल फ्यूल, लाइट डीजल ऑयल। एंड दिस ऑयल विल बी यूज टू लाइट फर्नेसेस। इससे जो है भट्टियां जो है वो जलाई जाएंगी। द प्लांट हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 500 kg पर बैच। पर बैच का मतलब ये होता है एक बार में 500 किलो का वेस्ट जो है इसके अंदर ठूसा जा सकता है। अभी दिखाता हूं मैं इसको आपको, ठीक है। इट कैन बी फेड विद द फॉलोइंग ऑल काइंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्लास्टिक। सारे जितने तरह की प्लास्टिक होते हैं सब ठूस दो। पहले आपको दिखाई देता हूं मैं। ये जो भुवनेश्वर वाला जो प्लांट है ना, यही है पॉलीग्राफ टेक्नोलॉजी से जो चल रहा है। मुझे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाना जरा, वर्किंग इसकी इसी में आएगा क्या। आप ऐसे इमेजिन कर लो उसको, ठीक है। मैंने एक वो फोटो देखी थी, कुछ ऐसी थी, वो मेरे को अभी मिल नहीं रही है, ठीक है। ये था, जैसे मतलब मान लो ये हर तरह का प्लास्टिक है। प्लास्टिक जनरली ज़्यादातर किस फॉर्म में होगा आपका, ये प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह की फॉर्म में, ठीक है। एक बात याद रखना, ये जो पॉलीग्राफ टेक्नोलॉजी है, अब ये गवर्नमेंट ने जैसे ये जो है ये प्लांट बनाया है, जो है यहाँ पर जो है, इट इज़ वर्ल्ड्स वेरी फर्स्ट पेटेंटेड हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट प्रोसेस। अब ये कैटलिस्टिक प्रोसेस है, लेकिन हिट्रोजीनियस यानी कि मल्टीपल चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इसके अंदर डाल सकते हैं। और ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है हमारी भारत की सरकार की, ठीक है। 500 किलो आप एक बार में इस प्रकार से यहाँ पर, आप इसको इधर देख लो, ये यहाँ पर अगर आप इसको देखो, ये जो चेंबर है, इस चेंबर के अंदर अगर अगर आप इसको डाल दो, यहाँ पर डाल दो, ठीक है। जला जलाकर फिर ये जो है, जला जलाकर हीटिंग मैकेनिज्म के थ्रू ये आगे जाएगा, ठीक है। तो हर तरह के प्लास्टिक आप इसमें डाल सकते हो। एक बार का लोड जो इसका है, एक बार का लोड, ये लिखा है ना, देखो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी, एक बार का जो लोड है वो 500 किलो का है, ठीक है। पेट्रोलियम स्लज, पेट्रोलियम प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ ना एक गूदा टाइप स्ट्रक्चर निकलता है, गाढ़ा गाढ़ा सा, ठीक है। आप उसको एक प्रकार से पेट्रोलियम कीचड़ कह सकते हो, वो सब चीज़ें, ठीक है, वो डाली जा सकती हैं। अब देख रहे हो, एक चीज़ नहीं डाली जा रही है, मल्टीपल चीज़ें डाली जा रही है, इसलिए इसको हिट्रोजीनियस कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अनसेग्रीगेटेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो नालियों में जो कचरा निकलता है ना, सूखा कचरा, जिसको बाहर 3 से 4 दिनों के लिए रख दिया जाता है, जब एमसीडी वाले जैसे सफाई करने आते थे दिल्ली एनसीआर वगैरह में, ठीक है। तो ये वो विद मॉइस्चर अप टू 50%, उसके अंदर 50% मॉइस्चर होना चाहिए, वो वाला। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, देखो अभी हम समस्या ढूंढ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कि क्या करें, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। ऑटोमोबाइल फ्लफ, गाड़ियों से निकला हुआ कोई भी पदार्थ। ऑर्गेनिक वेस्ट इंक्लूडिंग बैम्बू, गार्डन वेस्ट एंड जेट्रोबा फ्रूट एंड पाम पंच, पाम ट्री। और जेट्रोबा फ्रूट आप जानते होंगे, वो कुछ ऐसा दिखता है, ये
ठीक है, ये सारी चीज़ों से इसको फीड करा जा सकता है। तो एडवांटेजेस क्या है इस प्लांट के, होगा क्या से, प्री सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग इन द प्लांट। देखो हिंदुस्तान का आदमी इतना ना जागरूक है ना इतनी बातें मानने वाला है कि जैसे हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि कूड़े वाली गाड़ी में भी जब वो उसको फ्री में कूड़ा डालना है, ठीक है, सरकार गाड़ी घर तक भेज रही है, घर के नीचे तक भेज रही है, तब भी वो सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट को बाइफरकेट करके उसके अंदर डाले। अभी हिंदुस्तान का आदमी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो जब ये और कूड़े वाले इतना ये कहाँ तक करेंगे कि जब सबने एक ही जगह वेस्ट ठूस दिया है, तो वो भी इंसानी हाथ ही है, जहाँ पर कूड़ा घर है इंसानी हाथी काम कर रहे हैं, वहां पर कितना सेग्रीगेट करेंगे, कितना ज्यादा, ठीक है, किस हद तक। तो प्री सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग इन द प्लांट। द वेस्ट एज कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स कैन बी डायरेक्टली फेड इनटू द पॉलीक्रैक प्लांट। एक तो टाइम बच गया, मेहनत बच गई प्री सेग्रीगेशन की। दूसरा, प्लांट हैज हाई टॉलरेंस टू मॉइस्चर, हेंस ड्राइंग ऑफ वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको उसको सुखाना नहीं है, बाद में सॉलिड वेस्ट नहीं बनाना है। जैसे अगर आप ये देख लो, जो नालियों से निकलने वाला जो कूड़ा है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो अपग्रेड करे थे, बस 50% उसके अंदर मॉइस्चर हो, वो भी डाल दो तब भी काम चलेगा इसका। फिर वेस्ट इज प्रोसेस्ड इन द प्लांट एंड रिफॉर्म विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स। बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन इज नॉट अलाउड एज वेस्ट इज ट्रीटेड इन द प्लांट एज इट इज रिसीव्ड। यानी कि आपको पहले से किसी भी चीज का वेट नहीं करना है। आपको हर पॉइंट में यही बता रहा है कि पहले से जो हर एक प्रोसेस है ना, कि ऐसा नहीं ऐसा कर देते हैं, डीकम्पोजिशन करवा लेते हैं, सुखा देते हैं, पहले इसको गीला कर देते हैं, ठीक है, पहले इसको सॉलिड लिक्विड वेस्ट के अंदर अलग अलग दो तरीके के वेस्ट बना देते हैं। ये कह रहा है कुछ करने की जरूरत नहीं, कूड़ा उठा के लाओ, डाल दो उस मशीन के अंदर। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन इज नॉट अलाउड एज वेस्ट इज ट्रीटेड इन द प्लांट एज इट इज रिसीव्ड। जैसे आपको कूड़ा इकट्ठा हुआ, उठा के इसके अंदर डाल दो। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कन्वर्टेड टू वैल्यूएबल एनर्जी। जितनी चीजें उस कूड़े के अंदर, जो भी पदार्थ हैं, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल एनर्जी, देयरफॉर मेकिंग इट अ जीरो डिस्चार्ज प्रोसेस थ्रू द प्लांट। यानी कि कुछ भी बाहर नहीं निकलने वाला। हाँ, वो अलग बात है कि एमिशन जरूर होगी इस प्रक्रिया में। जीरो डिस्चार्ज का मतलब जीरो एमिशन नहीं है, दो चीजों में फर्क होता है। ठीक है, जीरो डिस्चार्ज का मतलब ये मत समझ लेना कि जीरो एमिशन है, कि एनवायरमेंट के अंदर कुछ नहीं होगा। एनवायरमेंट जरूर दूषित होगा इससे, लेकिन इस प्रक्रिया में आप ये सोचो, कूड़ा ऐसा तो नहीं होगा कि 50% यूज होगा, बाकी सब बाहर निकल आएगा, फिर उसके लिए हम लैंडफिल की जगह ढूंढें। हर एक चीज, प्लास्टिक की बोतल अगर आपने कोका कोला की डाली है 500 ml की, उसका ढक्कन, कोका कोला का स्टिकर, वो प्लास्टिक, सब कुछ उसके अंदर गलकर पूरा पूरा यूज होगा। एक जूता अगर आपने उसके अंदर डाल रखा है, तो जूता, जूते का फीता, नीचे जो सोल लगी हुई है, अंदर जो सोल लगी हुई है, हर एक चीज उसकी जो प्लास्टिक लगा हुआ है, कोई लोगो लगा हुआ है प्यूमा का, एडिडास का, वो सारी चीजें घुल जाएंगी उस मशीन के अंदर जाकर, और किसी न किसी प्रकार की एनर्जी निकलेगी। एनर्जी किस प्रकार से निकलेगी, ये वाली बात भी आप जान गए हो, यहां पर था ना ये, द एनर्जी विच विल बी प्रोड्यूस एट द प्लांट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट डीजल ऑयल, एंड दिस ऑयल विल बी यूज टू लाइट फर्नेसेस। इससे भट्टियां जलेंगी अलग अलग प्रकार की। ठीक है, भट्टी हमेशा सिर्फ वो वाली नहीं होती, ईट की भट्टी। हर एक फर्नेस को, वैसे जो फर्नेस वर्ड होता है ना, हिंदी में उसको भट्टी कहते हैं। ठीक है, वो फैक्ट्री में भी, इंडस्ट्री, आउटलेट, फॉर्म्स, हर जगह पर हो सकती है, लेकिन उसको हिंदी में भट्टी कहते हैं। The gas generated in the process of the plant is reused in order to provide energy to the system, hence making itself reliant and self-sufficient for its energy requirement. This also brings down the operating cost of the plant. ये जो पावर प्लांट है, it does not cause atmospheric emissions during the process, unlike the other conventional methods. लेकिन देखो, अब आपको लगा होगा कि ये एमिशन तो करेगा ही नहीं, तो सर बढ़िया बात है, आप तो गलत कह रहे थे। पूरी बात सुन लो अभी। Except for the combustion of gases which have pollutants less than the prescribed norms across the world. जितने नॉर्म प्रिस्क्राइब करेगा उससे कम रिलीज करेगा। जो गैसेस हैं इस प्रक्रिया में कम रिलीज होंगी जितनी रिलीज करी जानी चाहिए, लेकिन रिलीज हो तो रही है ना, बात यह है। चलो ठीक है, जो भी हो रही है, लेकिन कम से कम जो कूड़े की समस्या है, गाजीपुर जैसा ये जो पूरा का पूरा जो कूड़े का जो पहाड़ है, जो लैंडफिल साइट है, कम से कम इस माउंट एवरेस्ट को तो नीचे करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता है। विल टेक एटलीस्ट 10 years टू क्लियर गाजीपुर लैंडफिल, दिल्ली सिविक बॉडी, दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉडी बता रही है कि 10 साल लग जाएंगे और इसको क्लियर करने में। ठीक है, कम से कम ये कूड़े का पहाड़ तो कम से कम होगा। और अच्छी बात पता है क्या है, हमारे पास तो ये जो पॉलीक्रेट टेक्नोलॉजी, इसके लिए तो हमारे पास ये पेटेंट राइट है। हम क्या कर सकते हैं, इसका पेटेंट थोड़ा सा सोच के देखो ना, आप अप्लाई करके देखो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, थोड़ा पेटेंट राइट को लूज करके इस टेक्नोलॉजी को बेचना शुरू कर दो। डेवलपिंग कंट्री के अंदर
डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर और लीस्ट डेवलप कंट्रीज के अंदर बेचना शुरू कर दो। वहां से जो पैसा है ऐसे और प्लांट बना लो, हर एक शहरों में लगा दो, सिविक बॉडीज म्यूनसिपल बॉडीज के लिए कंपलसरी कर दो। प्रयास तो करना पड़ेगा ना। और क्यों करना पड़ेगा? वो इसलिए करना पड़ेगा, औकात तो देख लो वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट की 0.1% पावर जनरेशन हो रही है। बात उसकी नहीं है, पावर जनरेशन की तुम्हारे पास बतेरे सोर्स होंगे, सरकारों के पास बतेरे सोर्स होंगे, मान लिया, लेकिन इसका क्या करोगे? इसका क्या करोगे? ये तो सिर्फ दिल्ली की समस्या है, वो तो हाईलाइट हो गया बहुत ज्यादा मीडिया के अंदर। देश में ऐसी कितनी सारी जगह होंगी। ये माउंट एवरेस्ट बन गया बस इसलिए हाईलाइट हो गया है। कईयों की अभी कंस्ट्रक्शन नीचे से स्टार्ट हुई है जस्ट। बाकी सब आप छोड़ो, गली के बगल में आपके ब्लॉक के बाहर कहीं पर भी कूड़ा कचरा ऐसे जमा है। अब जैसे दिल्ली एनसीआर की रोडें देख लो, गांव में इतनी गाय भैंस नहीं घूम रही होंगी जितनी दिल्ली की सड़कों पे घूमती हैं आजकल। क्यों मयूर, देखा ही होगा अलग जगह पर। इतनी बढ़िया जगह है दिल्ली में, सुभाष नगर पैसिफिक मॉल है वहां पर, द्वारका में वेगस मॉल है, गुरुग्राम के मॉलों से बड़ा मॉल है वहां पर। और सामने अगर आप उस मॉल के जाओगे तो गाय भैंस लोट लगा रही है वहां पर, लेटी हुई है। यह हाल है दिल्ली एनसीआर का। ठीक है, और वो कूड़ा डाला हुआ है, क्योंकि हाँ ये लोड क्यों लगा रही है, बात तो मैं भूल ही गया बताना। कूड़ा पड़ा हुआ है ना वहां पर, तो फीड करती हैं वो उसके ऊपर। उस प्रोसेस में आपको पता ही है, हम पढ़ते ही हैं साइंस में कि कूड़ा बाइफरकेटेड तो कहीं पर भी होता ही नहीं है। लोग कहीं पर भी एक जगह डालना शुरू करते हैं तो उसको कूड़े का ढेर बनाना, सब लोग देख देख के वहीं कूड़ा डालना शुरू कर देते हैं। गाय भैंस उसको खाती, कभी कभार पन्नी वगैरह गले में अटक गई तो उनकी सडन मृत्यु हो सकती है, या फिर उनको वो बीमार बना सकते हैं लंबे समय के अंदर। उनको क्या पता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे बायोमास गैसिफिकेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।